वेलकम टू माय चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। तो दोस्तों, पिछला लेसन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि बेस्ड थे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग पे। कुल मिलाकर हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम लोग 10 के बाद और 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इस वाले लेसन में। फ्रेंड्स, अंतिम तक बने रहिए क्योंकि इस टॉपिक में, इस पार्टिकुलर वीडियो लेसन में मैं आप लोगों को एक और टॉपिक भी पढ़ाऊँगा जो कि है फैसिलिटीज़ टू एनआरआई, यानी कि एनआरआई को, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद उस टॉपिक पे जाते हैं ताकि हम लोग अपनी थ्योरेटिकल पार्ट को भी क्लियर करें। आइए 10वां क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जॉइंट अकाउंट ऑफ एनआरई अकाउंट कैन बी ओपनड, यानी कि एनआरई आप जानते हो कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है, ये किसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए ऑप्शन पहला है हमारा, जॉइंटली इन द नेम ऑफ 2 और मोर एनआरई और पीआईओ, यानी कि कोई दूसरा 2 एनआरई मिलकर एक एनआरई अकाउंट को खुलवा सकते हैं। क्या ये सही है क्या? ठीक है, हम देखते हैं। फिर ऑप्शन नंबर 2 कर रहा है, जॉइंटली विद रेसिडेंट ऑन आइदर और सर्वाइवर बेसिस, यानी कि किसी रेसिडेंट के साथ, किसी भारतीय निवासी के साथ कोई पार्टिकुलर एनआरआई जॉइंटली आइदर और सर्वाइवर बेसिस पे अकाउंट खुलवा सकता है। तीसरा में पूछा गया है, जॉइंटली विद रेसिडेंट ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस। चलिए, हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं और उसके बाद देखिए इस तरह के हैं 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 एंड 1, 2 and 3। तो दोस्तों जब भी आप ऐसा क्वेश्चन इनकाउंटर कीजिए तो आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को यूज करना सीखिए। दोस्तों आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे इस तरीके को यूज किया जाता है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि एनआरई अकाउंट का मेन रोल क्या होता है। ये बेसिकली फॉरेन से जो पैसा लोग, फॉरेन के लोगों के पास जो पैसा है, जो कि भारतीय के लोग थे, यानी किसी भी नॉन रेजिडेंट इंडियन के पास जो फॉरेन अर्निंग है, वो यदि भारत में डालते हैं पैसा, हमारे देश में, कंट्री में डालते हैं, तो वो एनआरई अकाउंट को खुलवाते हैं। ये मतलब एनआरई का मतलब बाहर का पैसा हमारे देश में आ रहा है, सिंपल सी बात में। तो दोस्तों अब मान लीजिए कि 2 एनआरआई हैं, वो मिलकर एनआरई अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो उस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है हमारा। जरा दूसरा ऑप्शन को देखें, तो मान लीजिए कोई एनआरआई है, वो किसी भारत के निवासी के साथ जॉइंटली अकाउंट खुलवाना चाहता है, एनआरई अकाउंट, तो क्या उसे आइदर और सर्वाइवर खुलवाने का मौका मिलेगा या फॉर्मर और सर्वाइवर खुलाने का मौका मिलेगा? अब आप खुद सोचिए दोस्तों, यदि उसे आइदर और सर्वाइवर खुलवा दीजिएगा तो आइदर सर्वाइवर में क्या होगा कि वो उसे भी मैंडेट मिल जाएगा, जो भारत का निवासी है उसे भी मैंडेट मिल जाएगा कि वो भी अकाउंट को चला सके। लेकिन ये तो गलत है ना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फॉर्मर और सर्वाइवर, यानी कि जब वो नहीं रहेगा जीवित तब जो है, जो भारत का निवासी है वो उस अकाउंट को चला सकता है, आइदर सर्वाइवर नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो भी अकाउंट चलाने का जो भी हक होगा, जो भी राइट्स होंगे, वो सब उसी के होंगे। चलिए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन 2 जो है वो इनकरेक्ट है। अब जरा आप देखिए अब कैसे एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं, समझाते हैं। जरा आप ऑप्शन को देखिए, पहला में देखिए 2 है, दूसरा में 2 नहीं है, तीसरा में 2 है, चौथा में 2 है। तो जिसमें 2 है वो तो होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है इसमें 2 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 and 3। तो दोस्तों यदि मान लीजिए कि आपको केवल इतना सा पता है कि फॉर्मर और सर्वाइवर ये आपका जॉइंट होता है, तो आप लोग यदि पहला ऑप्शन नहीं भी जानते हैं दोस्तों, तब भी आप सही करके आएंगे यदि आपको ये मेथड पता हो। करना क्या है, आप वो ऑप्शन को खोजिए जो कि गलत है, और फिर यहाँ पे देखिए कि कौन सा वो कहाँ रिपीट हो रहा है, जहाँ जहाँ वो रिपीट होगा वो ऑप्शन आपके रॉन्ग होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। एनआरई अकाउंट कैन बी ओपनड एज सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट। देखिए 1, 2, 3 करके दिया गया है। फिर से यहाँ पे हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को लगाएंगे दोस्तों। तो बताइए, क्या एनआरई अकाउंट सेविंग अकाउंट खुल सकता है क्या? बिल्कुल खुल सकता है। फिर करंट अकाउंट भी खुल सकता है, और फिक्स डिपॉजिट तो होता ही होता है दोस्तों। तो यानी कि तीनों का तीनों करेक्ट है दोस्तों। इट कैन बी सेविंग अकाउंट ऑल्सो, इट कैन बी फिक्स्ड अकाउंट्स ऑल्सो, फिक्स डिपॉजिट ऑल्सो, और करंट अकाउंट ऑल्सो। ओके, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टैक्सेबिलिटी इन एनआरई अकाउंट, यानी कि एनआरई अकाउंट में टैक्सेबिलिटी का क्या स्टेटस है, यानी कि टैक्स देना पड़ता है या ना देना पड़ता है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है, इनकम अर्न इन द अकाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। ऑप्शन बी कह रहा है, बैलेंस एग्जेम्प्ट फ्रॉम वेल्थ टैक्स। ऑप्शन सी कह रहा है, टैक्सेबल। ऑप्शन डी कह रहा है, बोथ ए एंड बी। अब जरा दोस्तों आप बताइए, एनआरई अकाउंट क्या होता है? वो पैसा जो कि भारत के बाहर लोगों ने अर्न किया और वो भारत में
ला रहे हैं पैसा, ठीक है दोस्तों, वो हमारे पैसा कंट्री में आ रहा है, तो सरकार क्या की है कि इस पर टैक्स फ्री रखी है, इस पर कोई टैक्स नहीं लेती है, और इसमें फुल्ली रिपेट्रिएबल है, यानी कि उनका जब चाहे मन करे वो पैसा वापस ले जा सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है हमारा कि ये एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स फ्री, ये भी सही है। फिर बैलेंस एग्जाम फ्रॉम वेल्थ टैक्स, ये भी सही है, कोई भी टैक्स ही नहीं लगता है दोस्तों। लेकिन ऑप्शन सी करा है टैक्सेबल, ये गलत ऑप्शन है, टैक्स नहीं लगता। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। आइए आगे, ये तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया है द सीलिंग फॉर रिपेट्रिएशन ऑफ फंड फ्रॉम NRE/FCNR अकाउंट इज, यानी कि आपके पास यदि NRE अकाउंट है या FCNR अकाउंट है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल या फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट है, तो पूछा ये गया है कि जो फंड है, ठीक है, उस पर उसका जो रिपेट्रिएशन होगा उसको कोई सीलिंग है क्या, यानी कि जो पैसा आपने जमा करवाया इस अकाउंट में, क्या आप लोग यदि उसे पूरा निकालना चाह रहे हैं तो कोई सीलिंग लगाया हुआ है। आइए जरा देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है 25 लाख सीलिंग है, ऑप्शन बी कर रहा है 1 मिलियन सीलिंग है, ऑप्शन सी कर रहा है 100 लाख सीलिंग है, ऑप्शन डी कर रहा है नो सीलिंग है। तो दोस्तों इस तरह के अकाउंट में दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि NRE चाहे FCNR अकाउंट हो, क्योंकि पैसा बाहर से हमारे कंट्री में आ रहा है, तो इसमें कोई सीलिंग नहीं रखा गया है, देयर इज़ नो सीलिंग, ठीक है दोस्तों। हाँ, यदि यहीं पे NRO अकाउंट रहता, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट रहता दोस्तों, तो आप लोगों को पता है वो $1 मिलियन उसमें सीलिंग है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इंटरेस्ट अर्न ऑन बॉन्ड इन्वेस्टेड बिफोर गेटिंग NRI स्टेटस कैन बी क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट, यानी कि देखिए क्या कर रहा है कि आपने मान लीजिए बॉन्ड पे इंटरेस्ट अर्न किया, ठीक है, और इन्वेस्टेड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था पैसा और उस पर ब्याज कमाया बिफोर गेटिंग NRI स्टेटस, इससे पहले कि आपने, देखिए सबसे पहले समझिए कि आप भारत में थे और उस पे आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, उस पे इंटरेस्ट कमाया, तब आप क्या किए, भारत से बाहर चले गए, तो आपको क्या मिल गया, NRI का स्टेटस मिल गया। तो वो जो बॉन्ड में जो पैसा आपको इंटरेस्ट मिला था वो किस अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कर रहा है NRE अकाउंट, ऑप्शन बी कर रहा है NRO अकाउंट, ऑप्शन सी कर रहा है FCNR अकाउंट और ऑप्शन डी कर रहा है RECP अकाउंट। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NRO अकाउंट। आप लोगों को पता होगा आपका जो अभी जो सामान्य खाता है, जो सेविंग अकाउंट है, जो कि आप अपने बैंक में खुलवाए हुए हैं, आप जैसे NRI हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली NRO में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी बॉन्ड में पैसा आप लोग इंटरेस्ट कमाए होंगे तो ऑटोमेटिकली किस में ट्रांसफ़र होगा, तो NRO अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये सब फैक्ट्स है दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेसन में डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने वो लेसन नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है पहले जाके वो लेसन देखें, तब वो चीज़ों को समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कंसेप्ट यदि क्लियर है हमारा तो हम लोग कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डैश रेफर्स टू एन अकाउंट दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड एंड रिपेट्रिएटेड इनटू फॉरेन करेंसी, यानी कि किस अकाउंट को आप लोग कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट में और रिपेट्रिएट भी नहीं करा सकते हैं। ऑप्शन को देखिए NRO, ऑप्शन बी कर रहा है NRE, ऑप्शन सी कर रहा है FCNR और ऑप्शन डी कर रहा है रिटेल। तो दोस्तों फॉरेन करेंसी में हम लोग NRO अकाउंट को नहीं रिपेट्रिएट करा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NRO, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन। इन विच टाइप ऑफ अकाउंट ऑफ NRI जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन विद रेसिडेंट, यानी कि NRI का कौन सा अकाउंट में, किस तरह के अकाउंट में रेसिडेंट के साथ जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है, ठीक है दोस्तों। मतलब आप यदि मान लीजिए NRI हैं और आप चाह रहे हैं किसी भारत के निवासी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाना, तो इनमें से किस तरह के अकाउंट में आप ऐसा अकाउंट खुलवा सकते हैं, जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऑप्शन ए का है FCNR, ऑप्शन बी का है NRE, ऑप्शन सी का है NRO, ऑप्शन डी का है NRO, एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप यदि NRI हैं तो आप किसी भी अकाउंट में रेजिडेंट इंडियन के साथ जॉइंट खुलवा सकते हैं। बस ध्यान ये रहेगा कि यदि वो आपका NRE अकाउंट होता है या FCNR अकाउंट होता है तो उसमें क्या होगा दोस्तों, फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे होगा, ठीक है। जब भी अकाउंट खुलेगा तो फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे होगा। ये बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। मैक्सिमम फंड विच में बी रिमिटेड बाय NRI और PIO फ्रॉम द बैलेंस ऑफ एन NRO अकाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन इज, यानी कि आपका मान लीजिए आप NRI हैं, आपका NRO अकाउंट था, आप कितना मैक्सिमम पैसा रिमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये PIO के लिए भी वैलिड है, ठीक है। आपका NRO अकाउंट से कितना पैसा मैक्सिमम आप रिमिट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक साल में। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है $2.5 लाख, ऑप्शन बी कर रहा है $5 लाख,
ऑप्शन सी है हमारा 1 मिलियन US डॉलर और ऑप्शन डी है 2 मिलियन US डॉलर। तो दोस्तों ये जो 2.5 लाख US डॉलर है कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है, 5 लाख भी कुछ ज़्यादा हो गया। 1 मिलियन US डॉलर, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1 मिलियन USD। 1 मिलियन USD जो है आप एक साल में NRO अकाउंट से मैक्सिमम फंड जो कि है रिमिट कर सकते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 18वां क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरेस्ट रेट ऑन FCNR डिपॉजिट विदड्रॉन प्रीमैच्योरली विल बी एज फॉलो। मान लीजिए आपका एक FCNR अकाउंट है, ठीक है, और आपने एक डिपॉजिट अकाउंट उसमें खोल रखा है, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है, आप क्या कीजिए कि उसके प्रीमैच्योर विड्रॉ कर लीजिए, यानी जब उसका मैच्योरिटी होने वाला था उससे पहले आपने पैसा को निकाल लिया, ठीक है, तो जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कैसा होगा। तो ऑप्शन ए कर रहा है द कॉन्ट्रैक्टेड रेट विदाउट लेवी ऑफ पेनल्टी, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे रहेगा, पेनल्टी नहीं लगेगा। ऑप्शन बी कर रहा है 2% बिलो द रेट एप्लीकेबल टू द पीरियड द डिपॉजिट रिमेन विद द बैंक, यानी कि जो परसेंट जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला था तो 2% कम मिलेगा। ऑप्शन सी कर रहा है 1% बिलो, ठीक है, और ऑप्शन डी कर रहा है कंट्रैक्टेड रेट बट सब्जेक्ट टू पेनल्टी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक टू रिकवर ऑफ स्वैप कॉस्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं, पेनल्टी तो लगेगा ही लगेगा, और दूसरी बात कि ऐसा कुछ नहीं है कि 2% या 1% कम, वो बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे दोस्तों, जो कि है फैसिलिटीज़ टू NRI। तो फ्रेंड्स NRI को यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन को कौन कौन से फैसिलिटीज़ मिलती है, आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहला है शेयर और सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट का। तो देखिए सबसे पहला है कि ऑन रिपैट्रिएशन बेसिस, ठीक है, ऑन दो तरह का है, एक है रिपैट्रिएशन बेसिस और एक है नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि उनका जो NRE और FCNR अकाउंट है, ठीक है, उसमें जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया पैसा, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई NRI है और वो NRE और FCNR अकाउंट को खुलवाएं और उन्होंने उस अकाउंट में पैसा को इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो जो भी अर्निंग है तो वो अपना पूरा रिपैट्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जो बाहर वाला अकाउंट है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, इसके लिए जो नियम बनाया गया है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2000। तो 2000 का ये रेगुलेशन एक्ट है जिसके तहत ये सब कुछ गाइडेंस इन्हें रेगुलेट किया जाता है। तो क्या कहा गया है, द इन्वेस्टमेंट ऑन रिपैट्रिएबल बेसिस कैन बी मेड इन शेयर, बॉन्ड, सिक्योरिटी फ्रॉम फंड बॉट फ्रॉम अब्रोड और बाय डेबिट फ्रॉम NRE FCNR अकाउंट ऑफ द कस्टमर। तो कोई भी कस्टमर का, मान लीजिए कोई कस्टमर ने कुछ फंड लाया अब्रोड से, बाहरी देशों से कुछ फंड लाया और उस पर क्या किया, उसको इन्वेस्ट किया, ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट किया, तो शेयर में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया उन पैसों को, तो वो उस पैसे को जो है रिपैट्रिएट किया जा सकता है, मतलब पूरा का पूरा बाहर आप ले जा सकते हैं, ठीक है। या तो आप बाहर से पैसा लाए हो या आप अपने NRE और FCNR अकाउंट को डेबिट करके पैसा इन्वेस्ट किए हो, वो पूरे के पूरे पैसा को आप क्या कर सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, ये कहने का मतलब हुआ। NRI कैन परचेज शेयर डिवेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी मैक्सिमम। देखिए कोई भी NRI जो है किसी भारतीय कंपनी का शेयर को परचेज कर सकते हैं, डिवेंचर को परचेज कर सकते हैं इंडियन कंपनीज का, लेकिन लिमिट डाला गया है। वो क्या लिमिट है कि मैक्सिमम क्या है, 5% ऑफ पेड अप कैपिटल, मतलब उस पार्टिकुलर कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है उसका 5% ही मैक्सिमम वो इन्वेस्ट परचेज कर सकते हैं शेयर को। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जिसका 100 करोड़ पेड अप कैपिटल है, उसका 5% बताइए क्या कितना होगा, 5 लाख होगा। तो वो जो NRI हैं वो 5 लाख से ज़्यादा का शेयर नहीं खरीद सकते हैं, ये कहने का मतलब तात्पर्य हुआ। लेकिन अब मान लीजिए कि बहुत सारे NRI हैं, तो सभी NRI मिलके 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शेयर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। एक NRI के लिए 5% लिमिट है और बहुत सारे NRI के लिए कितना है दोस्तों, एक पार्टिकुलर कंपनी का शेयर मैक्सिमम 10%। ये सब कुछ रेस्ट्रिक्शन डाला गया है, वो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों पॉइंट वाइज। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, NRI कैन परचेज सेल शेयर फुल्ली एंड मैंडेटरीली कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ इंडियन कंपनी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। अब मान लीजिए NRI ने क्या किया कि शेयर खरीद लिया, अब वो बेच भी सकते हैं दोस्तों, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, ठीक है, फुल्ली बेच सकते हैं, यानी तो मैंडेटरीली कन्वर्टेबल डिवेंचर को बेच सकते हैं। किसका, तो किसी इंडियन कंपनीज का, उन्होंने जिसका शेयर खरीदा है, और वो इंडियन कंपनी कहाँ लिस्टेड होनी चाहिए, तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए, ठीक है, और किसके अंडर, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर। तो ये स्कीम के अंदर जो भी इंडियन कंपनी लिस्टेड होंगी स्टॉक एक्सचेंज में, उनका शेयर कोई भी NRI खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं अपने अनुसार। अब दोस्तों आइए देखते हैं जरा इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्या रिलेटेड है, यानी कि अचल संपत्ति। जैसे कि आप लोग जानते होंगे घर हुआ, ठीक है दोस्तों, ये सब हमारा अचल संपत्ति होता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का क्या नियम कानून उनके लिए बनाया गया, ये जरा देखते हैं।
So any NRI can acquire any property in India other than agricultural, plantation, farm house and transfer same to RI और NRI। देखिए समझिए बात को, कोई भी NRI जो है किसी भी प्रॉपर्टी को भारत में खरीद सकता है, लेकिन एक कुछ एक्सेप्शन डाला गया है, जैसे एग्रीकल्चर का हुआ, प्लांटेशन का हुआ, फार्म हाउस का हुआ। क्यों डाला गया है दोस्तों एक्सेप्शन, आप बताइए। सिंपल सी बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो मूलभूत चीज़ है, ठीक है, ताकि वो लोग ऐसा नहीं हो कि सारा का सारा एग्रीकल्चर लैंड जो है वही लोग खरीद लें, NRI ही खरीद लें। इसीलिए रिस्ट्रिक्शन डाला गया है। किन किन चीज़ों में ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन और फार्म हाउस में, मतलब इन तीनों का चीज़ को में ये तीनों प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी में कर सकते हैं, और वो दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, किसी और को यदि चाहे कि बांटना चाहे तो बांट सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन सभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, मैच द फॉलोइंग टाइप का, मतलब 5 ऑप्शन दे देगा, उसमें से सही कौन सा है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैसिलिटीज गिवन टू NRI। ऑप्शन आपके सामने यदि मान लीजिए 3-4 ऑप्शन रहा, तो इस तरह का क्वेश्चन हमारा बन सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है बाय वे ऑफ गिफ्ट बाय NRI और NRI। तो चलिए, तो ये तो था हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी से का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फैक्ट। अब जरा देखते हैं रिपैट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो उन्होंने खरीदा था, अब वो उसे बेचना चाहते हैं, तो क्या वो सारा का सारा पैसा वापस ले जा सकते हैं क्या, जो पैसा उनके मिला बेचने पर, वो आइए देखते हैं उससे क्या रिलेटेड क्या नहीं है इनमें। अदर देन एग्रीकल्चर, लैंड, प्लांटेशन, फार्म हाउस बाय NRI प्रोवाइडेड। तो ये तो मैं पहले से बता दिया हूँ कि ये सभी को वो ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो किस किस चीज़ को नहीं, एग्रीकल्चर को, लैंड को, प्लांटेशन को, ठीक है, या फार्म हाउस को, कोई भी NRI जो है इन चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं इन तरह के प्रॉपर्टीज़ में। द प्रॉपर्टी सो एक्वायर्ड वाज इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेन लॉ इन फोर्स। तो जो भी प्रॉपर्टी को वो एक्वायर किए हैं वो फॉरेन लॉ के अनुसार था। द सेल प्रोसीड रिक्वायर्ड टू बी रिपैट्रिएटेड डज नॉट एग्जिस्ट फॉरेन एक्सचेंज बाउट इन टू एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ध्यान से समझिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कर रहा है कि आप देखिए, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी NRI यदि किसी चीज़ को, किसी प्रॉपर्टी को खरीदेंगे तो वो फॉरेन एक्सचेंज को लाएंगे उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, ठीक है। तो जितना फॉरेन एक्सचेंज वो लाए हैं उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, ठीक है, उससे ज़्यादा सेल प्रोसीड उसका सेल का जो वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, यही कहना चाह रहा है। इट मीन्स दैट जितना सेल है वो किसको नहीं एक्सीड करना चाहिए, वो फॉरेन एक्सचेंज जितना लाया गया है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। In case of residential property, the repatriation of sale proceed is restricted to not more than 2 property। हाँ, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या है कि 2 प्रॉपर्टी से ज़्यादा का सेल को वो रिपैट्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये लिमिट डाला गया है। और बैंक्स आर नाउ परमिटेड टू अलाउ रिपैट्रिएशन ऑफ फंड आउट ऑफ बैलेंस हेल्ड बाय NRI इन देयर नॉन रेजिडेंट अकाउंट अप टू $1 million पर ईयर। ये तो अभी हम लोगों ने देखा था कि बैंक को ये परमिशन दी गई है कि आप रिपैट्रिएशन अलाउ करें, फंड के रिपैट्रिएशन को अलाउ करें, ठीक है, NRI के बैलेंस से, लेकिन कितना से ज़्यादा, सालाना $1 million से ज़्यादा को नहीं अलाउ करना है, ठीक है, और जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को के सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों ये सभी के सभी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखना है। उम्मीद है दोस्तों मैं आप लोगों को पॉइंटों को समझा दिया, इसका मीनिंग क्या है, इसे आप 1-2 बार और देखिए, आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यही हम लेसन आज का समाप्त करते हैं। यदि लेसन आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। यदि कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं दोस्तों, हम उसको अप्रोप्रिएटली आपके सुझाव को अपने नेक्स्ट लेसन में उसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को PDF टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूँगा। धन्यवाद।